गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना शुरू करें। कल हम लोग अपने मैप को समझ रहे थे। अब बातचीत बंद कर दो बेटा। ऊपर की सारी बेल्ट मैंने समझा दी थी, नीचे के 6 छोटे छोटे से ज़िले, गुड़गांव भी शायद हो गया था पढ़ाई में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, नूहू, मेवात। इस नूहू मेवात का आज नाम क्या है? नूहू। पहले क्या था? उससे पहले सोचा था सत्यमेवपुरम। इसकी घोषणा हुई थी 2004 में, एग्जिस्टेंस में आया 5 में, 4-4-5 यानी 4 अप्रैल 2005 को। इसका नाम सत्यमेवपुरम। गांधी की इच्छा थी ना कि मेव यहीं रह जाएं, तो गांधी वही सत्यमेव जयते हमारा नेशनल वाक्य कह लो, वो फिर इन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो जैसे हिंदुत्व की तरफ दिखावा कर रहा है और हमारी जाति कौन सी है, तो इन्होंने कहा हमारा नाम रखो मेवात। फिर अब इनको फील हुआ कि इनका हेडक्वार्टर अलग है, ज़िला अलग है, तो फिर इन्होंने 4-5 साल पहले, 7-8 साल हो गए, इन्होंने अपना नाम क्या करा लिया? नूह। हमारे देश, हमारे राज्य में यहाँ से अगर स्टार्ट करें, मेन बातें बताओ। पंचकुला कितनों से टच है? एक। किससे? ऊपर की बेल्ट पहले अंबाला थी, इसी में काट छांट करके पंचकुला 1995 में, पंचकला को नीचे टच करता है अंबाला। अंबाला के साइड में यमुनानगर, 1989 में यमुनानगर बना। यहाँ पर बन संतौर नाम का गांव है जहाँ हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। अंबाला का फेमस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का शीशा उद्योग, आज मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, इसके लिए। पंचकुला में एक ज़माने में, आज तो खैर पंचकुला है, तब तो अंबाला था, HMT की फैक्ट्री, ट्रैक्टर और घड़ियाँ, वॉचेस बनती थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थल रहा है और 18 दिन का महाभारत का युद्ध इसी के 48 कोस में लड़ा गया था। उस ज़माने में बेटा ऐसे टेरिटरी नहीं थी, तो कहते हैं कि 48 कोस तक जो युद्ध चला वो था महाभारत का युद्ध। और इस 48 कोस की परिक्रमा आज भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक तरह से तीर्थ यात्रा की तरह लोग मानते हैं। तो पीछे हरियाणा गवर्नमेंट कह रही थी कि हम 48 कोस में एक टूरिज्म का सेक्टर डेवलप करेंगे, तो 48 में लगा लो कैथल का कुछ हिस्सा आएगा, जींद का, इधर करनाल का, थोड़ा बहुत उनका ऊपर वाला हिस्सा। फिर हमने पढ़ा था ये सिर, ये 2 पैर, कौन कौन? कैथल में वैरायटी ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है? धान की। के धान के लिए जाने जाते हैं। जींद का हिस्सा भी, कैथल इसके पैर और करनाल भी इसके पैर। अगर बात करें करनाल की तो CM सिटी था, पिछली बार का CM यहीं से थे। और करनाल फेमस है कल्पना चावला, जिन्होंने हमारा अस्तित्व, इंडिया की इम्पोर्टेंस कितनी पहले, जब वो 33 साल की थी तब इंटरनेशनल लेवल पर नासा, पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 7 लोग गए थे। हम कितने प्राउड से कहते हैं, उन 7 में एक हमारी कल्पना चावला थी। फिर अगले मिशन में 6 लोग गए, उनमें से एक कल्पना चावला। तुम इमेजिन करो 6 नौकरी निकले और उसमें तुम्हारा नंबर आ जाए, तो तुम कितनी बड़ी बात मानोगे। ये वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट थे बेटा, जिसमें हमारी कल्पना चावला गई, तो कितनी ब्रिलियंट रही होगी। किस ज़िले की हैं ये? इन दोनों के यहाँ पड़ जाता है जींद। जींद की खास बात, 7 ज़िले, 2 तो पैर थे, कैथल, करनाल, 2 पत थे, पानीपत, सोनीपत। इधर मुड़ते हैं तो हार्ट ऑफ हरियाणा, रोहतक, और 2 बड़े, एक फतेहाबाद, एक हिसार। जींद में आज सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती हैं और मुर्रा नस्ल की भैंस, इसलिए इसको दुग्ध नगरी या मिल्क सिटी भी कहते हैं। जींद पुराने ज़माने से है, यानी जब हरियाणा बना तब जींद था, लेकिन जींद में कांटछांट कंपैरेटिवली कम हुई। सबसे ज़्यादा कांटछांट जो बड़ा एरिया था हिसार। अंबाला का एरिया भी हमें दिख रहा है, ये सारा उस टाइम पे अंबाला रहा होगा, क्योंकि तब कुरुक्षेत्र नाम की जगह तो थी नहीं, जगह थी लेकिन ज़िला नहीं था। अगर इस तरफ चलें तो ये बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा? 4277 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल एरिया 44,212, अगर ना मिले 1770 वर्ग मील। इनमें सबसे बड़ा ये है 4277, ये पंजाब को भी टच करता है और राजस्थान। इसीलिए आपको बहुत सारे सिख या सरदार जी मिलेंगे सिरसा में, इसीलिए क्योंकि पंजाब की भी बेल्ट है। और बहुत सारे आपको राजस्थान की बोली का प्रभाव वाले लोग भी मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान से भी पूरा यहाँ से यहाँ तक राजस्थान, यहाँ से यहाँ पंजाब। तो सिरसा सबसे बड़ा है एरिया वाइज। गेहूं में नंबर 1 है, पशुओं, गाय की संख्या में नंबर 1 है, और इसमें फल और सब्जी में नंबर 1।
फतेहाबाद की बात करें तो लिटरेसी में पहले बहुत अच्छा नहीं था, 63-65 के बीच में, लेकिन अब बढ़ गया। हरियाणा का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत बड़ी चीज़, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। तो ये एक आइडेंटिटी है नेशनल लेवल की, हमारी पहचान। हिसार एरिया में पहले बहुत बड़ा था, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं सिरसा से छोटा पड़ता है। एजुकेशन की जब भी बात करेंगे तो हिसार का नाम आएगा। लुवास, लाला लाजपत राय के नाम की जानवरों की शिक्षा, मेडिकल जो डॉक्टर्स बनते हैं जानवरों के, वेटेरिनरी की जो एजुकेशन होती है वो यहाँ पर है, नाम है लुवास। मैं जिस दिन एजुकेशन पढ़ाऊंगी LUVAS का मतलब भी बता दूंगी, अभी वैसे ही बता देती हूँ। लाला लाजपत राय के नाम पर है। एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम होता है, वेटेरिनरी यानी जानवरों के डॉक्टरी, वहाँ की पढ़ाई कराई जाती है। एक यहाँ पर है GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें BTech है, MTech है, इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं। जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ ये BTech MTech नॉर्मल सी बात है, अपने आप समझ के चलना होगा। ये जो गुरु जम्भेश्वर हैं, हम सब जानते हैं। कौन से लोग इनकी पूजा करते हैं? और आजकल तो ट्रेंडिंग में ही बिश्नोई है, तो बिश्नोई समाज जो है वो इनकी पूजा करता है उन्हीं के नाम पर। हमारे यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि हम राजस्थान से लगते हैं। देखो राजस्थान का कितना बड़ा एरिया, यहाँ तक मेवात तक का एरिया पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान का असर हमारे ऊपर भी होगा, हमारा असर भी राजस्थान के ऊपर होगा। वहाँ बहुत पहले अकबर के ज़माने में कोई एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद, तो वो अच्छी बातें करते थे। अच्छी बातें तब क्या थी बेटा? मान लो 20 लोग बैठे हैं, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वाह वाह, गुरु जी को बहुत ज्ञान है, वाह वाह, तो गुरु जी ज्ञानी, बस इतनी बात बोलने से ज्ञानी थे तब। आज तुम्हें नॉर्मल लगता है क्योंकि ये सब अब तुम्हारा इन हैंड है, लेकिन तब ये बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी को इतनी अकल है कि पेड़ नहीं। गुरुजी ने और क्या कहा? यही बातें कही, लेकिन गुरुजी सम्माननीय हो गए। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये तो हमें भी पता है, लेकिन हमें ये बात पता है आज जब सारी दुनिया को पता है। उन्हें वो तब पता था जब दुनिया बेवकूफ़ थी, जब लोगों में बुद्धि नहीं थी। तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है, पर्यावरणविद हैं। और बिश्नोई समाज जानवरों से, पेड़ पौधों से इसीलिए लगाव रखता है क्योंकि जिसको वो पूजता है वो खुद ही एनवायरमेंटलिस्ट थे, इसीलिए। तो हिसार का नाम आ जाए तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम का कृषि विश्वविद्यालय, लुवास जानवरों की, जहाँ वेटेरिनरी की शिक्षा है। और एक मैंने क्या बताया, ये अपना हाँ CCS, GJU और लुवास, ये फेमस हैं। HAU बेटा CCS HAU का ही पूरा नाम है। इसके बाद हम देखें भिवानी शायद नहीं बताया था। धर्मार्थ, न्यासों का शहर, बहुत सारे मंदिर, दुनिया ने बहुत पैसा कमाया और दान दिया। कहाँ पर? इसीलिए इसको कहते हैं इंडिया की छोटी काशी। और फिर हमारी हरियाणा की भी एक छोटी काशी है, वो कैथल में। वहाँ कहते हैं जब ये 5 पांडव जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि 9 ग्रहों की पूजा करनी है, यहाँ छोटे छोटे कुंड बना दो, तालाब टाइप। तो उन भाइयों ने 9 जगह कुंड बनाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा नवग्रह कुंड की काशी। अगर कहें इंडिया की छोटी काशी तो भिवानी, लेकिन हरियाणा की छोटी काशी तो कैथल युधिष्ठिर के कारण है, और ये धर्मार्थ लोगों ने जो इतने मंदिर बनवाए इनके कारण। अब बात करें रोहतक, तो रोहतक भी शायद हो गया था एजुकेशन। जब भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की बात आएगी जिसमें आर्ट की, विजुअल की, फाइन आर्ट की, इस तरह की, तो किसका नाम टिक करना है? हाँ, रोहतक ने IIM में भी हमारी देश में पहचान बना दी, क्योंकि IIM बेटा दिल्ली में, बंगलुरु में, बड़े शहरों में है। और IIM का पेपर बहुत टफ होता है एंट्री का, और वहाँ जाने का मतलब आपका लाखों रुपए का पैकेज बन गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर होना चाहिए। तो रोहतक भी एजुकेशन, हिसार भी एजुकेशन, और सबसे एडवांस्ड। जैसे रोहतक और हिसार डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन सोनीपत अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो जितने बाहर के लोग पैसा लगा रहे हैं ना, पैसे वाले अमीर, वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोनीपत। हमने बात की थी ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, GJU बहुत बढ़िया है, CCS HAU भी बढ़िया है, लुवास भी, लेकिन बेटा वो सरकारी हैं, उनमें पैसा सरकार ने लगाया। सरकार जब पैसा लगाती है तो उसके पास एक लिमिट है, अनलिमिटेड पैसा नहीं लगा सकती वो। और फिर वो क्या करती है, जहाँ पैसा लगाएगी तो तुमसे फीस उसी हिसाब की लेगी। सरकार तुमसे 10 लाख रुपए साल के कैसे मांगेगी? सरकार तो 50,000 60,000 का कोर्स कराएगी, तो फिर वो वैसी ही लैब बनाएगी। सारा खेल पैसे का है ना। अब तुम 50,000 दोगे और तुम सोचोगे लैब मिले मुझे 50 करोड़ की, तो नहीं होगा। सरकार अपने संस्थान में उतनी ही सुविधाएं दे सकती है जितना वो बच्चों से लेती है। वहीं अगर OP जिंदल के लैब की बात करें तो बेटा ये तो एक लैब पे 100 करोड़ लगा दे, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
30,000 के आसपास तो कहते हैं यहाँ बच्चा फिलहाल में पढ़ रहा है, और एक बच्चा सबसे कम फीस भी 10 से 15 लाख रुपए एक साल के देगा, सबसे कम। करोड़ों रुपए की फीस भी है, यहाँ गूगल पे सब कुछ है, देख सकते हो। तो बेटा ये तो देंगे ही सुविधाएं, जो पैसा लेगा वो खर्च कर देगा। अब सरकार पैसा न ले सकती, और सरकार ने पीछे जब फीस बढ़ाई तो मैं भी उनमें थी जिन्होंने विरोध किया, क्योंकि हमें ये लगता है कि भैया तुम अगर पैसे बढ़ा दोगे, तुम 40,000 का एक साल का कोर्स करोगे, तो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, जो बच्चे बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीए करना चाहते हैं, उनके तो हाथ बंध गए। तुमने तो कह दिया कि हम तो 43,000 ले रहे हैं एक साल के सिर्फ, लेकिन जिस बच्चे को 3 साल की बीए, बीकॉम, बीएससी करनी है, उसके 43 ऐड करो, फिर आने जाने का खर्चा, बच्चा बाहर निकलेगा, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, बैग भी चाहिए, खर्चे भी तो होते हैं ना। यानी सिर्फ एक ग्रेजुएशन में उस बेचारे किसान की तो तुमने कमर तोड़ दी। जिसके पास 3 बच्चे हैं उसके तो 8-10 लाख रुपए तुमने स्वाहा कर दिए 3 साल के कोर्स में। तो और हुआ क्या? सिर्फ ग्रेजुएट। क्या ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में 10,000 की भी नौकरी देता है? कोई नहीं देता बेटा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि प्राइवेट तो कुछ भी करे। अब ये ओपी जिंदल 1 करोड़ ले या 4 करोड़ ले, क्या किसी के ऊपर फर्क पड़ता है? जो यहाँ 1 करोड़ में पढ़ाएगा ना, वो 4 करोड़ भी दे देगा। लेकिन जो बच्चा बेचारा बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, और उसके पिताजी बेचारे 1-2 एकड़ के मालिक हैं, वो नहीं दे सकता ऐसे कि तुमने 8,000 की फीस को सीधे 43 कर दिया और कह रहे हो इसमें क्या खास बढ़ा दिया। तुम उस नज़र से देखो ना कि मेजॉरिटी गरीब है। अब जैसे बड़ी गाड़ी है, मान लो कोई गाड़ी 1 करोड़ की है, उस पर तुम टैक्स लगा के उसको 1.5 की कर दो, जिसकी जेब से 1 जाएगा 1.5 जाएगा, वो गिनता नहीं बेटा। लेकिन तुम ये सोचो, मारुति की एक जो गाड़ी आती है, अगर वो तुम उसको ले जाके 50 लाख की कर दोगे तो लगभग लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे। हमारा देश मेजॉरिटी एवरेज है, मेजॉरिटी वो नहीं है जो 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तो इसलिए अब उभरती जो नगरी है शिक्षा में, वो क्या है? लेकिन सोनीपत सरकारी से नहीं उभर रही, सोनीपत प्राइवेट से उभर रही है। एसआरएम इसका एग्जाम्पल है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन इसका एग्जाम्पल है, जिंदल यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम्पल, अशोका। ये सब बहुत मोटी फीस लेती हैं। हम इनकी बुराई नहीं कर रहे, ठीक है, मोटी फीस लेती हैं क्योंकि वो सिखाती हैं। उनके वहाँ के टीचर्स बेटा सच में हाईली एजुकेटेड हैं, उनकी लैब्स बहुत अच्छी हैं, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन हर कोई तो वैसा नहीं हासिल कर सकता ना, तो ठीक है, सब तरह की चीज़ें चलनी चाहिए। यानी 3 सेंटर हैं शिक्षा के बड़े, एक हिसार, एक रोहतक, एक सोनीपत। अगर पूछें अब जो उभर रहा है लगातार, लेकिन स्टेट लेवल पे जिसने बहुत तगड़ा काम करके दिखाया और जहां बड़ी बड़ी कई यूनिवर्सिटीज हैं, वो हिसार। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर कर देना। कल हम शायद चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री भी बात कर चुके। 1981 में किसने ले ली थी? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। आज तक नहीं खुली, 42-43 साल हो गए, एज इट इज बंद पड़ी है। हमने ये सब पढ़ लिया था, और इससे आगे हम लोग शायद झज्जर पढ़ना था, हमें नहीं, झज्जर पढ़ लिया था। झज्जर में वो कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। और हम प्राउड से कहते हैं कि दिल्ली में जब जगह भर गई तो फिर दिल्ली के से बाहर निकल के उनको हमारा हरियाणा दिखा। लॉजिक भी ठीक है, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ में से बस एक ही तरफ तो यूपी घेरता है, 3 तरफ तो हम हैं, और 3 तरफ में हमारे 4 जिले हैं, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। डायरेक्शन 3, जिले 4। जैसा पूछे वैसा बताना। उत्तर का जिला, दक्षिण का मतलब ये, दक्षिण पश्चिम कहें तो इनका हिस्सा। कुछ गुड़गांव का हिस्सा दक्षिण में आता है, कुछ दक्षिण पश्चिम में, और झज्जर पश्चिम की तरफ। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर वहां टिक करना, ठीक है। अब झज्जर से आ गया, इसकी बात करते हैं। गुड़गांव की भी हो गई थी। आईटी सेक्टर पूरा एडवांस्ड, खूब पैसा और बहुत सारी चीजें। रेवाड़ी की बात करते हैं। रेवाड़ी में ना बेटा बहुत ज़्यादा ऐसे मिट्टी से सोना नहीं निकलता, लेकिन रेवाड़ी में कुछ चीज़ें मिनरल्स के नाम पर, जैसे एक स्लेट होती है, बचपन में तुम्हें याद है छोटी सी स्लेट पे हम लिखते थे, वो स्लेट पत्थर की बनती थी, है ना। वो पत्थर, स्लेट का पत्थर हमारे रेवाड़ी के कुंड गांव में बहुत निकलता है। कुंड नाम की एक जगह है, गांव है, वहाँ का पत्थर बेस्ट क्वालिटी का स्लेट का पत्थर कहलाता है। ये स्लेट का पत्थर हम विदेशों तक भेजते हैं। हमने खुद तो बंद कर दी, लेकिन बाहर किसी चीज़ में इस्तेमाल होता होगा तो कहाँ से लेके जाते हैं। गुड़गांव की एक लिमिट थी एडवांस बनने की, डेवलप होने की, वो हो गई। अब गुड़गांव के आसपास लगते एरियाज में रेवाड़ी बहुत तेजी से उभरती हुई औद्योगिक नगरी है। और बावल नाम की जगह अगर तुमने सुनी हो, कोसली नाम की जगह सुनी हो, ये सब कहाँ पड़ती हैं?
और रेवाड़ी लगातार ग्रोथ कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपना जिनको लगता है कि यार यहाँ तो हमारा काम नहीं चल पाया, यहाँ तो ज़मीनें वगैरह सब भर गई, वो अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित कर रहे हैं। और धीरे धीरे गुड़गांव की तरह रेवाड़ी में भी फ्लैट्स बनने लग गए, बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए। तो कोसली बावल जैसी जगह जो हैं वो इसी की पहचान है। और आने वाले टाइम में रेवाड़ी भी बहुत डेवलप होगा। जैसे गुड़गांव की एक लिमिट थी ना, उसके बाद देखो झज्जर डेवलप होगा, रेवाड़ी डेवलप होगा, सोनीपत डेवलप होगा, फरीदाबाद तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। नूह की बेल्ट कितनी अजीब बात है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है, जबकि अगर ध्यान से देखें तो नूह किससे लगता है, और कितना बड़ा एरिया नूह का, देखो कितना बड़ा एरिया गुड़गांव से लगता है। यहाँ से गुड़गांव बहुत ज़्यादा एडवांस और सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला ये नूह, और हरियाणा का नहीं, एशिया का, भारत का। इसका कारण है यहाँ लिटरेसी रेट सबसे कम है। यहाँ आधे लोग तो पढ़े ही नहीं हैं। 54% लिटरेसी रेट था जब लास्ट जनगणना की गई थी नूह में। अब तब से बढ़ गया होगा, लेकिन बेटा ये एक प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे जहाँ धर्म प्रोमिनेंट होगा ना, उनका डेवलपमेंट हमेशा पीछे रहेगा। जहाँ लोग धर्म से ऊपर निकल आएंगे ना, वो एडवांस्ड होंगे। हमारे यहाँ धर्म से सबसे ज़्यादा जो लोग ऊपर निकल आए वो गुड़गांव, क्योंकि यहाँ हर कल्चर का आदमी मिलेगा। पता नहीं कितने विदेशी यहाँ रहते हैं, और एक एक कंपनी में इंडिया के भी, कोई तमिलनाडु से आके भी गुड़गांव में सर्विस कर रहा है, कोई बंगलुरु से आके भी। तो यहाँ लोग जो है ना, वो एक मल्टी कल्चर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों को भी टाइम लगेगा, पहले पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया लिटरेसी किसकी है? 84% लिटरेसी है सबसे ज्यादा। तो जिसकी लिटरेसी ज्यादा वो आगे बढ़ेगा। सबसे कम लिटरेसी नूह। अब देखो कितनी अजीब बात है, ध्यान से देखें तो एक बॉर्डर ही तो है, ये 84 ये 54, कितना ज्यादा बड़ा अंतर है। हम सब इसके बीच में हैं, हम 54 जितने कम नहीं हैं, 84 से ऊपर नहीं है। तो ये दोनों जिनकी सीमा लगती है, एक 54 लेके बैठा है और एक 84, एक हरियाणा का सबसे एडवांस्ड और एक हरियाणा का सबसे ज्यादा पिछड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध शिक्षा से है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी नूह के पास है, मेल फीमेल का रेशो। इसके पास उस टाइम पर 907 लड़कियां थी 1000 पुरुषों के मुकाबले, जबकि इसके पास 854 थी शायद, या 52 थी, ध्यान नहीं, अब पढ़ेंगे जब याद आएगा, 52 या 54। अब खैर बढ़ गई, लेकिन बेटा आंकड़े तो पुराने ही माने जाएंगे ना जब तक लिखित में ना आए। तो इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, ये एडवांस्ड ये पिछड़ा, ये लिटरेसी में नंबर 1, ये लिटरेसी में लास्ट। ये सबसे ज्यादा पिछड़ा मेल फीमेल के अनुपात में, यानी यहाँ कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होती होगी, सीधी सी बात है। ये सबसे एडवांस्ड है मेल फीमेल के रेशो में। इसका मतलब अनपढ़ आदमी बेटियों को माँ के गर्भ में कम मरवा रहा है बजाय पढ़े लिखे के। ये तो दिखती बात है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दे दिया। नूह को जरूरत है भी मेहनत करने की, खासकर पढ़ेगा लिखेगा ना जब यहाँ का बच्चा, जो तुम्हारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तैयार होगी वो ठीक रहेगी। फिर वो सोचेंगे कि हमें धर्म पे जात पात पे नहीं लड़ना, हमें पढ़ लिख के लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बेटा जो लोग इनमें पढ़े रहते हैं ना, वो हमेशा पीछे रहते हैं। तो रेवाड़ी उभरता हुआ, अगला क्या है? महेंद्रगढ़ को ध्यान से देखो, कितनी ज्यादा इसकी सीमा। यहाँ देखो राजस्थान पूरा ऐसे सारा, और फिर इस तरफ जाके ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ से देखना पूरा राजस्थान। तो हमारी सबसे लंबी हमारे हरियाणा की सीमा यहाँ से यहाँ तक राजस्थान की 1262 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो हम टच करते हैं वो राजस्थान, और राजस्थान को सब टच करते हैं इस तरफ के ज़िले। लेकिन सबसे लंबी सीमा जो बनाता है ना, वो महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़, क्योंकि ये देखने में तो तुम्हें लगेगा छोटा, लेकिन ध्यान से देखो इसकी सीमा तो लगभग लंबी एक लाइन जैसी है। इसको अगर देखें तो ये ऐसे मुड़ा 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 ढेर। तो सबसे लंबी सीमा अगर अकेले की गिनी जाए तो किसकी लंबी है? हाँ, देखने में तुम्हें छोटा लग रहा है, लेकिन ये एक धागे की तरह, इस धागे को सीधा करोगे ना तो इसकी लंबाई से ज्यादा निकलेगी। वैसे टोटल लंबाई कितनी है? 1262, 1262 किलोमीटर। इनमें सबसे लंबी सीमा हम राजस्थान के साथ ही लगाते हैं। तो ये अमीर है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, इंटरनेशनल लेवल का सारा कामकाज यहाँ। ये धीरे धीरे उभर रहा है। महेंद्रगढ़ खेती बहुत ज्यादा नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर राजस्थान का प्रभाव ज्यादा है। तो लंबी सीमा भी तो है, लेकिन ये खनन में नंबर 1 है। हरियाणा में खनिज बहुत कम मिलते हैं, हमारे यहाँ मिलता है मिट्टी में गेहूं,
धान, हम ये पैदा करते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी पे असर राजस्थान का है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं धान पैदा नहीं होता। ये मोटा अनाज पैदा करता है, जैसे सरसों पैदा कर लेगा, बाजरा पैदा कर लेगा, जो इस तरह का मोटा, जिसे मिलेट्स कहते हैं, वो ये पैदा करता है। इसके यहाँ हमारे पूरे हरियाणा में बहुत कम खनिज मिलते हैं। जैसे हमारे मुकाबले अगर छत्तीसगढ़ को देखें, झारखंड को देखें, बिहार को, मध्य प्रदेश को, भरे पड़े हैं। हम अपनी बात करें तो इसे हम कहते हैं नंबर 1 है ये खनन में, इसे हम कहते हैं खनिज से भरपूर है, लेकिन ये हमारी तरह पेट भरने की चीज़ें पैदा नहीं कर सकता। एक ही चीज़ मिलेगी, या तो बढ़िया मिट्टी मिलेगी या फिर बढ़िया खनिज मिलेंगे। तो यहाँ क्या मिलते हैं? हरियाणा में अगर कहीं लोहा मिलता है, कहीं सारी सामान मिलते हैं ना लगभग, तो वो ये अकेला है महेंद्रगढ़। इसके बाद यहाँ आ जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद मैंने बताया था 47 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भागकर आए हुए हिंदुओं को पंजाब ने ऊपर जगह कहा मेरे पास नहीं है, दक्षिणी पंजाब दे देता हूँ। तब उसने यहाँ पर बहुत सारे कामकाज किए, जिसमें एक कामकाज ये भी था डेवलप करना मार्केट को, ताकि इनको दुकानों पे कोई काम दे दे। धीरे 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 ये पूरा एरिया उद्योगों से भर गया और आज इसीलिए इसका नाम औद्योगिक नगरी भी है। बहुत ज़्यादा यहाँ लेबर क्लास, मालिक, जो इस तरह के लोग हैं ना, हर डिपार्टमेंट के बहुत रहते हैं। और फरीदाबाद में ना हरियाणा के सबसे ज़्यादा ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियंस, इसलिए यहाँ YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो कॉलेज चलता है, यूनिवर्सिटी चलती है, वो फरीदाबाद में ही है। इसका मतलब यहाँ जाट बाहुल्य नहीं है, यहाँ क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी, यहाँ लेबर भी बहुत सारा मिलेगा, यहाँ मालिक भी बहुत सारे मिलेंगे। 18 लाख की बड़ी आबादी कहाँ रहती है? ये 18 लाख मैं बात कर रही हूँ तब जब जनता गिनी गई थी, अब तो बढ़ के बहुत सारी, लेकिन तुम अब के आंकड़े नहीं बता सकते क्योंकि ये आंकड़े गृह मंत्रालय निकालता है, तुम और मैं मर्जी से इसको टिक मार्क नहीं कर सकते। इसके बाद पलवल, पलवल में शुगर मिल का कामकाज, शुगर सिटी कहलाता है। स्कूल बहुत ज़्यादा है, जैसे एजुकेशन में हमने कॉलेज की बात की, यूनिवर्सिटी की, सोनीपत था, रोहतक था, हिसार था। अगर कहें स्टेट लेवल के तो रोहतक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कहें तो हिसार, प्राइवेट कामकाज पढ़ाई का कहें तो ऐसे। इसमें स्कूलों का बड़ा कामकाज है पलवल में, इसको स्कूलों की नगरी कहते हैं, इसको शुगर सिटी भी कहते हैं। और इस तरफ जो मेवात है, ये तो हमने बात कर ही ली कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, किसके मुकाबले? तो अब एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी कि इस हरियाणा में कहीं तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गेहूं होता है, कहीं नाम मात्र का ही गेहूं होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? और बहुत ज़्यादा मैं किसका जिक्र कर रही हूँ? इसका, सिरसा का। कहीं तो ज़िले 2 ऐसे हैं जो एक तो बड़ा है लेकिन एक ही को टच करता है, सिरसा। सिर्फ किसको? फतेहाबाद। कहीं कोई तुम्हारी राजधानी को टच करता है लेकिन तुम्हारे बस एक ही ज़िले को टच करता है, अंबाला। तो ये पिक्चर है हमारे हरियाणा की, एक रफ आइडिया किस तरीके से हरियाणा काम करता है। सबसे पढ़ा लिखा, 3 पढ़ाई के सेंटर, हिसार, रोहतक, सोनीपत। 5 गांव कौन से मांगे थे इन 5 भाइयों ने? पांच इकट्ठे हो गए ना ये, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत, यानी ये बेल्ट मांगी थी। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, बागपत मतलब सोनीपत के पास, ये बेल्ट मांगी थी। इन्हीं को क्या कहते थे? 5 गांव। तो 5 गांव मतलब बड़े बड़े एरिया से, तुम सोचो 5 गांव नहीं मांगे थे, ये पूरी बेल्ट मांगी थी। और ये बेल्ट बहुत उपजाऊ है, यहाँ खूब तो धान पैदा होता है, खूब यहाँ गेहूं पैदा होता है, खूब गन्ना, तो ये बढ़िया वाली बेल्ट मांगी थी, इसीलिए कलेश हुआ था। वो कहाँ के मालिक थे? इस पूरी बेल्ट के। तब इन्होंने कहा था कि हमें बस ये 5 गांव दे दो। तो सबकी समझ में बातें आ गई? ठीक है बेटा। अब जैसे तुमसे पूछे इसमें कैसे कैसे है, तो इसको ना काम कैसे करें। काम करने के लिए डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में IAS ऑफिसर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक, उसे कहते हैं डीसी। नाम अलग अलग हो सकते हैं, हरियाणा में डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह देते हैं, कहीं कहीं उसी के कई और नाम भी होते हैं। अब हर एक ज़िले में एक डीसी बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है उसके एरिया में बढ़िया काम चलता रहे। जैसे नहर के पानी पे कलेश ना हो, किसी दुकानदारों के आपस में कलेश ना हो, ऐसा ना हो जनता किसी बात से दुखी है। जनता कभी भी दुखी होती है, कोई भी गांव दुखी होता है, चाहे बिजली के लिए, पानी के लिए, तो वो डीसी के पास जाता है अपनी एप्लीकेशन लेके। फिर डीसी बुलाता है कि भाई आ जाओ, बिजली वाला ये हेड इधर आ जाओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं वहाँ खंबे काम कर रहे हैं, क्यों वहाँ तार टूट गए हैं। यानी हमें अपनी परेशानी हर गाँव को किसको बतानी होती है?
अब डीसी काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कभी कभी क्राइम भी गड़बड़ करता है, तब फिर डीसी नहीं देखता, फिर डीसी आईपीएस ऑफिसर होता है। हर जिले में एक एसपी बैठा होगा, एसपी सिर्फ और सिर्फ हाँ आईपीएस ही बन सकता है। तो आईपीएस और आईएएस मिलके एक जिले को चलाते हैं। एक देखता है लॉ एंड ऑर्डर क्राइम और एक देखता है एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों मिलके चलते हैं तभी जिला आगे बढ़ता है। कहीं अगर बिजली की दिक्कत है, पानी की समस्या है, तो फिर आईएएस को ध्यान रखना है, वो बिजली वालों को कहेगा, पानी वालों को कहेगा। लेकिन कहीं चोरी डकैती लूटमार है तो फिर आईपीएस, फिर एसपी को, दोनों मिलके काम करेंगे ना तो उस जिले की ग्रोथ होगी। ये दोनों अधिकारी मिलके ही काम करते हैं अमूमन, लेकिन बड़ा ओहदा हमेशा आईएएस का होता है क्योंकि उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ऊपर के 4 देख रहे हो ना, इन चारों को कहा, एक एक तो डीसी मिल गया सबको, फिर इन्होंने कहा हमारे एरिया में कोई खास आदमी हम चारों के ऊपर भी हो, तो इन चारों का एक कमिश्नर बना दिया कि भाई तुम्हारे चारों के ऊपर एक कमिश्नर है, अपने अपने जिले की कोई दिक्कत तुमसे सॉर्ट आउट ना हो, तुमसे ना निपटे, तो कमिश्नर साहब बैठे हैं। वो कमिश्नर बैठेगा अंबाला में, तो अंबाला में डीसी अंबाला को देखेगा, लेकिन कमिश्नर चारों जिलों की जो शिकायतें आएंगी उनके ऊपर। क्योंकि बेटा कई बार ना एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा भारी हो जाता है, मान लो कुछ लोग कहीं प्लानिंग कर रहे हैं और बड़ा कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, डीसी देखे कि मेरे हाथ से बात निकलेगी तो तुरंत वो कमिश्नर का दिमाग और तेज है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, फिर वो ऊपर से सलाह लेगा। तो ये अलग अलग डीसी एक हेड बैठाते हैं, कहाँ पर? इन चारों को एक बेल्ट मान लिया, भाई तुम चारों एक बेल्ट हो, तुम चारों को अपना काम, अपने डेवलपमेंट का काम करना है। तो 4 जिले एक बेल्ट में आ गए। किसकी बेल्ट है ये? अंबाला की। क्या क्या नाम है इनका? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हाँ, अब इसका मतलब वो चारों एक साथ काम करेंगे। अब देखो, इन तीनों को कहा तुम 3 भाई अपना अपना काम कर लो, तीनों डीसी काम कर लो, और दिक्कत हो तो तुम्हें करनाल में एक कमिश्नर बैठा देते हैं। तो करनाल में एक कमिश्नर बैठा दिया। अब 3 डीसी मिलके काम कर रहे हैं, कैथल वाला, करनाल वाला और पानीपत वाला। पानीपत, करनाल और कैथल के डीसी मिलके अपने अपने ज़िले को ठीक रखेंगे, एसपी अपनी अपनी इसको अपना ये लॉ एंड ऑर्डर को, और फिर अगर कोई भी दिक्कत हुई तो इनके ऊपर कौन बैठा है? हाँ, इनके ऊपर बैठा है कमिश्नर। कमिश्नर साहब की कुर्सी कहाँ है? करनाल। तो ये 3 एक साथ हो गए, 2 तो पैर और एक अगला। वो जो सर था वो ऊपर की बेल्ट में चला गया। ऊपर की बेल्ट में कितने हुए? 4, और फिर नीचे की बेल्ट में 3, 2 तो पैर और एक पानीपत। इधर आ जाओ। इन चारों को कहा आपकी आबादी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, एक एक तो डीसी दे देंगे, वो तो देना ही देना है। आप सबका कमिश्नर एक बना देंगे और वो बैठेगा हिसार में। अमूमन ना कमिश्नर बीच सी में बैठता है ताकि हर किसी डीसी से कांटेक्ट करना, नजर रखना और आपस में आना जाना पॉसिबल हो। तो अगर अंबाला वाले को देखें तो देखो, अंबाला वाला इन तीनों के आसपास हो गया ना। अगर इसको पंचकुला के ऊपर की सीट दे दें तो फिर कुरुक्षेत्र वाले को दिक्कत हो जाएगी। तो अंबाला में सबकी कनेक्टिविटी है, ऐसे ही इन तीनों की कनेक्टिविटी करनाल में, इन चारों की कनेक्टिविटी हिसार में। जैसे इसके ठीक है, इसको थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है क्योंकि इसकी सीमा तो किसी से टच ही नहीं हो रही, सिवाय किसके? तो फतेहाबाद में तो बनाना नहीं था, तो इस तरफ बीच में हिसार बना दिया। हिसार में कमिश्नर साहब बैठते हैं और चारों में डीसी बैठते हैं। अपने अपने काम करो, दिक्कत आए तो हिसार में कमिश्नर के पास पहुंच जाना। इन चारों का एक। अब आ जाओ, ये पानीपत तक तो हो ही रखा है, नीचे देखो सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सबसे ज्यादा 5 बांट दिए। सारे कमिश्नरों को ऊपर वाले को 4 देखने थे, फिर 3, फिर 4, इसको देखने हैं 5। तो सबसे ज्यादा जिले, और इसकी सीट कहाँ बैठाई? रोहतक। कारण देखो, सोनीपत से भी टच है, झज्जर से भी, चरखी दादरी, भिवानी। तो कमिश्नर कहाँ बैठेगा? रोहतक में। डीसी हर जिले में बैठेंगे। सर्वाधिक संख्या वाली बेल्ट कौन सी है? रोहतक। कितने जिले आ गए? 5। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। इसके बाद नीचे 3-3 की बेल्ट बना दी। हाँ बेटा, हाँ अब कमिश्नरी बन गई है, वो मैं बताऊंगी बेटा, जो बाद में बनी है वो बता दूंगी। देखो बोर्ड पर, अभी पहले ये पुरानी बेल्ट समझ लो। जो बेल्ट है ना वो अलग तरह से काम करती हैं, कमिश्नरेट काम अलग करता है। सोनीपत में हाल फिलहाल में भी 2-2.5 साल पहले नई कमिश्नरी बना दी। ऐसे कुछ अलग अलग काम होते हैं, जब पुलिस रेंज पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगी वो कमिश्नरी वाला पॉइंट। अब देखो अगला,
इन 3 को बना दिया एक बेल्ट और इन 3 को बना दिया एक बेल्ट। बेल्ट का मतलब होता है उस एरिया की डेवलपमेंट का काम आप तीनों को मिलके करना है। तो ये नीचे की 3 की बेल्ट, एक गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जिसमें गुड़गांव में कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, कमिश्नरी इलाका भी है। और ये 3 की बेल्ट फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह। तो टोटल बेल्ट कितनी समझ में आई? 6। एक ये 2, ये इन सब की 3, इनकी 4, 5, 6, कुल मिलाकर कितनी बेल्ट हो गई? 6। इन 6 बेल्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने पूरा हरियाणा। कोई एक जिला आएगा और पूछेंगे किस बेल्ट का है, बताओ रेवाड़ी किस बेल्ट का है? अब जिसको ये पता है कि रेवाड़ी यहाँ है, ये रहा गुड़गांव वाला, तो ये 3 इकट्ठे, तो ये टिक कर देना गुड़गांव की बेल्ट। अगर पूछे मेवात किसकी बेल्ट में है, नीचे के 3 हैं फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात। इससे ऊपर के 3 हैं गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। बीच के 5 हैं सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। वो बड़े बड़े 4 हैं जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। वो 3 पैर और एक पानीपत वाला कैथल, करनाल, पानीपत। ऊपर के 4 हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। सबकी समझ में आ गया? ये यहाँ बेटा काम होता है, ये सब मिलके काम करते हैं। तो एक बेसिक से समझ हर एक को आ जाए कि ये मेरा हरियाणा है, इसको मुझे पढ़ना है। मुझे बेसिक समझ है कि इसमें 22 ज़िले हैं, हर ज़िले को एक डीसी संभालता है, हर ज़िले की अलग अलग ख़ास बातें हैं। जैसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है और रिफाइनरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का कामकाज कहाँ होता है? गुड़गांव। पिछड़ापन ज़्यादा कहाँ है? और खूब ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। और के की बेल्ट क्यों फेमस है? धान। और एचएमटी का उद्योग धंधे कहाँ थे? भारी भरकम उद्योग भी तुमने लगा रखे हैं क्या? फरीदाबाद में। वहाँ ट्रैक्टर का, जेसीबी का, टायर्स का बड़े लेवल का काम है। तो हरियाणा के कुछ इलाके बड़े लेवल पे काम करते हैं खेती में। जैसे ये जो बेल्ट देख रहे हो ना, ये खेती में बहुत आगे है। ये बाग के बाग लगे हुए बेटा यहाँ। जैसे अभी आएगा ना कीनू के बड़े बड़े बाग मिलेंगे सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार की बेल्ट में। मतलब कई 100 एकड़ में कीनू के पूरे बाग लगे हुए हैं। तो ये जो बेल्ट है ना, ये खेती में बहुत आगे है। इंडस्ट्रीज हैं लेकिन इतनी भारी भरकम नहीं है जैसे कि फरीदाबाद में है या जैसे कि अब रेवाड़ी की तरफ आ रही हैं। तो इस बेल्ट से हम गेहूं निकालते हैं, इस बेल्ट से हम ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल, ये निकाल लेते हैं। अगर इस तरफ चलें ऊपर की तरफ यहाँ, तो ये पहाड़ी इलाका है। इस ऊपर के 2-3 में बहुत ज़्यादा गेहूं नहीं होता, लेकिन ये हमें आगे ले आता है जंगल की गिनती में। जब बात करते हैं ना कि हरियाणा में जंगल, क्योंकि जंगल होना ज़रूरी है, तो फिर हम कहते हैं हमारे पंचकुला के 43% हिस्से पर हमने वन दिखा रखे हैं। तो इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। आप सिरसा को वन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, वहाँ पे उतने खुले वैसे वन नहीं है, लेकिन आप पंचकुला को पॉजिटिव दिखाते हो कि यहाँ हमने नेचुरल जंगल हैं, यमुनानगर में बहुत बारिश होती है। तो इस बेल्ट की अलग कीमत है, इस बेल्ट की अलग। अगर बात करें इस बीच वाली बेल्ट की, तो इसमें खूब गेहूं भी होता है, इसमें खूब धान भी होता है, इसमें खूब सारा गन्ना भी पैदा होता है। ये रिच है बेटा खाने पीने में, सारा इलाका। और इसके बाद बात करें नीचे की बेल्ट की, तो यहाँ ज़्यादा खाने पीने के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन यहाँ नेचुरल मिनरल्स बहुतायत में हैं। और सबसे नीचे की बेल्ट करें तो औद्योगिक नगरी है, स्कूलों का शहर है, और थोड़ा सा डेवलपमेंट के रास्ते पर आ गया। यानी एक रफ इमेज हमारी अपने सोनीपत की, पूरे हरियाणा की अपने दिमाग में बैठ गई। एटलस कहेंगे तो किसका नाम लोगे? अच्छा, और अगर कहें भारी मशीनें तो? और अगर कहें ये मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर तो? और गेहूं की बात करें तो? भैंस की बात करें, भैंस कहें तो जींद, और अगर गाय कहें तो सिरसा, और अगर कहें बागवानी का बहुत कामकाज तो सिरसा साइड में, खट्टे फलों का कामकाज तो भी सिरसा की बेल्ट में, और अगर बड़े लेवल की खेती कहें तो भी सिरसा। सबसे बड़ी आबादी फरीदाबाद, जगह कम है, लोग ज्यादा। इतने लोग क्यों बस गए वहां? क्योंकि उद्योग धंधे आज़ादी के तुरंत बाद लगा दिए। क्या वहाँ के उद्योग धंधे इस तरह के हैं जैसे बाकी उद्योग धंधे, या वहाँ छोटे एरिया में ज़्यादा? हाँ, क्योंकि एरिया बहुत कम है। कितना एरिया है फरीदाबाद का? 743 वर्ग किलोमीटर, महज 743। और अगर सिरसा को कंपेयर करें, 4, 2, 7, 7,
4200 प्लस है, और ये कितना है 743। तो सबसे छोटा है एरिया, लेकिन शहर बहुत बड़ा है। गांव कम है, शहर ज्यादा। तुम आज किताबें ले आए हो? ठीक है। अब सबसे पहले इसमें पहले बेटा हाँ हिस्ट्री है। सबसे पहले देखो पढ़ेंगे कैसे वो बता दूं। सबसे पहले हमें पता हमें पढ़ना क्या क्या है। कंटेंट निकालो जहां लिखा है क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे कम बारिश बेटा, ऐसे तो कई इलाके हैं, लेकिन फतेहाबाद हिसार की बेल्ट में कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां कम बारिश होती है। चलो पेज नंबर 6 पर देखो, अनुक्रमणिका लिखिए, मतलब कंटेंट। इसमें समझो, पहला देखो, सबसे पहले इतिहास है। मिला प्राचीन इतिहास? इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे बेटा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे इतिहास में रटना ज्यादा पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, पहले हमें कंटेंट समझ में आएगा फिर पढ़ेंगे। हरियाणा में कोई भी बहुत ताकतवर बड़ा राजा कभी हुआ ही नहीं। जो यहाँ से पैसा कमाता था ना, या तो वो दिल्ली बसता था जाके, या वो आगरा बसता था। हरियाणा को किसी भी बड़े राजा ने बसने के लिए नहीं, ठीक समझा? किसी की बात कर लो, बड़े राजा का मतलब क्या? हम अगर मध्यकाल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में कौन आते हैं? मौर्य और गुप्त। मौर्य और गुप्तों की बेल्ट मगध, बिहार और यूपी थी। हरियाणा से पैसा कमाया, लेकिन हरियाणा में आके कोई बसा नहीं था बेटा। अगर बात करें उसके आगे, हाँ एक छोटे से लेवल पे हमारे हर्षवर्धन की शुरुआत थी, लेकिन याद करो जब वो बड़ा बना तो वो हरियाणा छोड़ गया और वो कन्नौज में जाके बस गया। यानी हरियाणा कभी भी किसी बड़े राजा ने अपनी रहने की रिहाइश नहीं बनाई, यहाँ से पैसा कमाया। क्योंकि बेटा यहाँ ना बहुत ज्यादा मिट्टी उपजाऊ थी। अब राजा यहाँ मान लो 1000 एकड़ में अपना किला बना ले, क्या निकलेगा? किला ऐसी जगह बना ले जहाँ से कुछ निकलता ही नहीं, यहाँ से पैसा कमाए। दिल्ली घेर के ही तो बैठे थे ना हम तीन तरफ से। दिल्ली में बसे ज्यादातर लोग, चाहे वो सल्तनत काल के थे या मुगलों के टाइम। इस शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, दिल्ली में कुतुब मीनार बनी, तो ये सब मध्यकाल। हमारे हरियाणा में सिंगल कोई एक बड़ा राजा नहीं है जिसका महल तुम कह दो हमारे हरियाणा में खड़ा है। लेकिन दिल्ली देखो, आगरा देखो, कहीं भी जयपुर देखो, यहाँ बड़े बड़े किले हैं बेटा। तुम जयपुर घूमने जाओगे ना तो बड़ा सा आमेर का किला, आमेर फोर्ट है। जयपुर का बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े किले हैं। ऐसे ही दिल्ली जाओ, दिल्ली हवा महल भी है। दिल्ली जाओ, दिल्ली में देखो किले हैं पूरे, भाई लाल किला अपना, ऐसे बहुत सारे, फिरोज शाह तुगलक का, बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में। कोई हरियाणा आए तो कहाँ जाए? तुमने हरियाणा में कोई किला सुना है बहुत बड़ा? हरियाणा में कोई बहुत बड़ा किला विला नहीं है। हाँ हैं इमारतें, लेकिन बेटा वो बहुत छोटी हैं। अगर उनको कंपेयर करोगे आगरा और दिल्ली से तो लगेगा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ किसी ने मेंटेन नहीं किया, जैसी थी वो टूट फूट के और खराब हो गई। जबकि दिल्ली के लाल किले को सुंदर बना दिया। दिल्ली के लाल किले की बाहर की लाइटिंग देखी है? इस शेप में लगाई गई है कि ऊपर एकदम लाइट रात में जब जलती है ऊपर पड़ती है, इतना सुंदर दिखता है। तो हमारे ऊपर पहले भी काम नहीं हुआ, अब जब काम ही कम हुआ, आगे उस पर किसी ने पैसा भी नहीं लगाया। तो हमारा इतिहास ज्यादा नहीं, हमें रटना पड़ता है इसलिए कि कहाँ क्या कुछ मिला। इसमें क्या आएगा? मान लो विष्णु की सिरकटी मूर्ति कहाँ मिली, शेष शैया पर लेटे विष्णु कहाँ मिले, शिव जी का मंदिर कहाँ, इस तरह की बातें आएंगी। तो सब क्रैमिंग बेस्ड रहेगा। इससे आगे देखो मध्यकाल। मध्यकाल में फिर ये राजा महाराजा जिन्होंने हरियाणा से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया, इसी पेज पर है। नीचे आधुनिक इतिहास, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी भी आए, इसमें सुभाष भी आए, लाला लाजपत राय की तो कर्म भूमि था हमारा इलाका। कौन सा इलाका? हाँ, तो ये मॉडर्न इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने योगदान दिया, चाहे लाल बाल पाल हो, चाहे भगत सिंह हो। रोहतक की फैक्ट्री में बम बनते थे हमारे क्रांतिकारियों के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है हरियाणा का भूगोल, अगला टॉपिक। भूगोल में क्या होगा? जो मैं ये बता रही हूँ, नदी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, ये सब भूगोल का पार्ट है। इसमें गाय, भैंस, जानवर, खेती सब आता है। इसके बाद है हरियाणा की कला संस्कृति। क्या तुम्हारे यहाँ कला बहुत ज्यादा है? और यहाँ ज्यादा कला वाला। कला कहाँ होती है बेटा? जहाँ आदमी फ्री हो। हमारे यहाँ हम फ्री नहीं थे। हरियाणा फ्री क्यों नहीं था? क्योंकि हरियाणा बहुत ज्यादा कमा के जोड़ के रखा नहीं हमने। हमें विश्वास था अपने आप पर और इस मिट्टी पर। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम बड़े बड़े किले बना लें, सरप्लस भर लें। हमें पता था कि अगर कोई हमारा नुकसान कर भी गया, मान लो कोई लूट के ले गया, बहुत लोग लुटेरे आए, तो हमें कभी दुख नहीं होता था। हम ये सोचते थे क्या ले गया, मान लो कोई 100 बोरी ले गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम फिर पैदा कर लेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी से फिर नहीं निकलेगा। इसीलिए हमने
जैसे ना जिसको डर हो, अफगानिस्तान को डर था कि हम भूखे मरेंगे, इसलिए वो लोग लूट के ले जाते थे कि कल को बारिश हुई, दिक्कत हुई हमें तो हम क्या खाएंगे। हमें कभी डर था ही नहीं, क्योंकि हम हजारों साल से इसी मिट्टी में रह रहे हैं और इसी मिट्टी से अपना खेत कमा के पेट भर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे इंडिया में जॉइंट कल्चर था, जॉइंट फैमिली का। अगर एक आधा आदमी बीमार हो भी गया, परिवार में 20, 25, 30 आदमी हैं, मान लो 2 बीमार हो गए, 4 बुढ़े हो गए, तो भी क्या फर्क पड़ना है? क्या 16, 20 लोग कमा के 5 लोगों का पेट नहीं भर सकते? भर सकते हैं ना। इसलिए हमें कभी चिंता थी ही नहीं, हम दिमाग से बहुत खुले थे इस मामले में। लेकिन हम लोगों का काम क्या था? खेतों में मेहनत करना, गाय भैंस रखना और फिर खूब थकना और थक के सो जाना। हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि पेंटिंग बना लें, ड्राइंग बना लें। इतना टाइम किसके पास था? ये राजस्थान के पास था। क्यों था इनके पास? इनके यहाँ खेती थी नहीं, खेती थी नहीं तो खाली थे, गाय पालते थे, चरती थी गाय, बैठे 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 मान लो कहीं तो अपनी ड्राइंग बना दी, पेंटिंग। हमारे पास कहाँ पेंटिंग ड्राइंग के इतने टाइम मिलने थे हमें, इसीलिए हमारी कला संस्कृति बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसलिए शुक्र मनाओ तुम्हें पढ़नी नहीं पड़ती। राजस्थान के बच्चों को ना कलाएं भी पढ़नी पड़ती हैं, बहुत कला उनकी तो, हस्तकला, पता नहीं कौन कौन सी कला, अलग मेहंदी के भी अलग अलग स्टाइल, कपड़ों के भी। हमारे यहाँ क्या है, नॉर्मल सा 1-2 क्वेश्चन जो आएगा, फुलकारी के अलावा हमारे यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हमने सब बाहर से सीखा और फॉलो कर लिया, हमने ज्यादा एक कला वाला पे काम नहीं किया। देखो कितना छोटा सा है, कला और संस्कृति ज्यादा है भी नहीं, 5 चैप्टर में हमने फालतू भी बहुत सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा की राजनीति। राजनीति भी बहुत ज्यादा लंबी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीति स्टार्ट कब से हुई है? 66 के बाद। और फिर तुम सब देखो अपने आप, तुम्हारे हरियाणा पर राज जो किया है ना, वो कुछ ही लोगों ने किया। बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, और अब ये लगातार में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर। बाकी सब तुम्हारे यहाँ आए और चले गए। तो तुम्हारे यहाँ ज्यादातर आया राम गया राम, आया राम गया राम। कुछ लोग जो टिके वो एक ही खानदान के थे, जैसे बंसीलाल टिके तो फिर लंबे टिके, भजनलाल टिके तो लंबे टिके, देवीलाल टिके तो लंबे, उनका परिवार। जैसे हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस 8-10 लोग हैं, उनको ढंग से पढ़ लिया, उनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। हमारी राजनीति भी देखो छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हरियाणा का विविध है, तो विविध में यहाँ बहुत ज्यादा क्या है भाई, शिक्षा पे काम किया। हाँ, खेलों में हमारा बहुत बड़ा काम है, नो डाउट। खिलाड़ियों में हम नंबर 1 हैं, और खिलाड़ियों में हर साल करंट अफेयर्स पढ़ के जाने चाहिए। जैसे इस साल में 2 बड़े, एक तो ओलंपिक्स और एक पैरालंपिक, 29 तो वहाँ और कितने 6 यहाँ, इनमें भी बड़ा प्रतिशत हमारा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे किसी एक खिलाड़ी का नाम, उसके कोच का नाम, उसके गांव का नाम, उसने कौन सा मेडल जीता, या उसने पिछले बार इसमें कितने मेडल, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। खेल का टॉपिक हमें ढंग से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के। ऐसे इस हरियाणा की जमीन ने इतने खिलाड़ी दिए हैं कि सारे हम ना पढ़ सकते ना याद हो सकते, लेकिन जो करंट में जिनकी पोजीशन स्ट्रांग है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा। ये हमें पढ़ना है बेटा, ये हमारा टोटल टॉपिक रहेगा। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले करते हैं, पेज नंबर 77 या 76 पर है, देखो हरियाणा का भूगोल। देखो हिस्ट्री लास्ट में पढ़ेंगे, हरियाणा का भूगोल है 77 पेज पर, देख रहे हैं। हरियाणा का गठन और सामान्य परिचय, यहां से हरियाणा शुरू होता है, मिट्टी और ये सब। सबसे पहले 78 पेज पर आ जाओ, एक रफ आइडिया ले लो। 78 पेज पर ये तुम्हें एक पिक्चर दिखा, अपना मैप दिखाई दे रहा है, मिल गया सबको? ठीक है, मैं एक रफ सी बात पहले बोर्ड पे बताती हूँ, फिर किताब आसान दिखेगी, देखना बोर्ड पर सब लोग। 2 नदियां नेचुरली हमारे यहाँ बाउंड्री बना रही हैं, एक घग्गर और एक यमुना। नेचर ने कितनी अच्छी तरीके से हमें इन दोनों के बीच में, कि ये दोआब, कि दोनों मिट्टी, दोनों नदियों के पास की मिट्टी से तुम्हारा निर्माण हुआ। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं, नहीं तो कोई कोई इलाका तो सूखा ही बैठा रहता, कुछ नहीं मिलता। हमारा राज्य कितना लकी है कि हम घिरे भी हुए हैं तो 2 नदियों से। अब देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ भी नेचर ने हमें पहाड़ दिए और यहाँ भी नेचर ने हमें पहाड़ दिए। बस अंतर ये है, ऊपर वाले नए पहाड़ है, जवान पहाड़ है, और ये बूढ़े पहाड़ हैं। जो बूढ़े पहाड़ होते हैं उनकी हाइट कम हो जाती है ना, क्योंकि अपर्दन, उसके ऊपर हवा, धूल, मिट्टी, पानी, बारिश, सबका काम। ये है अरावली। वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़ ही हमारे पहाड़ है, और वर्ल्ड के सबसे नए पहाड़ ही हमारे पहाड़ हैं। इस ऊपर वाले का नाम है शिवालिक, शिवालिक रीजन, और इसका नाम है अरावली। अरावली
तो प्रकृति ने हरियाणा को बड़ा अच्छा, हम जैसे पढ़ते ना मगध बड़ा लकी था, मगध के पास नेचुरल चीजें, तो इसको आज अपने आप से देखो हम भी कितने लकी हैं, हम लोगों के पास सब कुछ तो है। हरियाणा में पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, मैदान भी हैं, खनिज भी है, सब कुछ तो है इसकी मिट्टी में। ये नेचर ने हमें दिया है, इसमें तुमने और मैंने कुछ नहीं किया, ये फ्री का है। हाँ, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, हमने सड़कें बनाई, लेकिन बेटा इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर पानी ना हो एरिया में तो क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा देगा? इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो देखेगा ना मेरा आदमी कहाँ खाएगा, कहाँ से वर्कर लाऊंगा मैं, लेबर कहाँ से। तो ये जो नदियां हैं ना, इन नदियों के कारण जो तुम्हारी बहुत बढ़िया मिट्टी है, जिसके कारण पूरा हरियाणा हरा भरा है। कौन सी मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी के कारण तुम्हारी कीमत है और इसीलिए दुनिया भर के लोग तुम्हारे यहाँ पैसा लगाने को तैयार हैं। इसी करके तुम्हारा गुड़गांव इतना डेवलप हो गया और बाहर के लोग पैसा लगा रहे हैं अलग अलग। रिलायंस ने झज्जर में पैसा लगा रखा है, बड़े बड़े सेक्टर्स ने। इसका कारण क्या है? उन्हें पता है कि ये मिट्टी पैसे को डूबने नहीं देगी, ये कमा के देगी। ये बात सबको पता होती है कि कहाँ की मिट्टी पैसा देगी। अब ये हरियाणा एक रिच स्टेट है। देखो, नीले का मतलब पानी से, ये जो पीला मैंने बनाया ये पहाड़, और ये जो इलाका ग्रीन का है पूरा, ये क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ रहना, खाना, पीना, जिंदगी जीना टफ है या आसान है? इमेजिन करो अगर हम राजस्थान के किसी ऐसे इलाके में होते जहाँ ना नदी ना कोई, जहाँ पे ये हरियाली, तो हम कितनी टफ लाइफ होती। बेटा जहाँ ये सब चीजें नहीं होती ना, वहाँ बसावट कम होती है, और जहाँ बसावट कम होती है ना तो वहाँ स्कूल मिले, ना वहाँ कॉलेज मिले, ना वहाँ सड़कें अच्छी बने, ना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन। तो तुम्हारे लिए अगर तुम किसी गांव में ऐसी जगह पैदा होते जहाँ आबादी बहुत कम होती, तो तुम्हारे लिए बस कौन चलाता? राजस्थान में सच में, अभी पीछे हम लोग विजिट पे गए थे, मैं और परिमल सर, तो हमें ये फील हुआ कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने कैसे जाएं। जैसे रोड पे गाँव था काफ़ी अंदर, फिर उसके आसपास कुछ नहीं था, फिर बहुत दूर एक गांव था। अब जैसे किसी लड़की की इच्छा हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो वो कैसे कहे अपने फादर को कि मुझे भेज दो? और क्या वो सेफ है? वहाँ कोई रोड ही नहीं था। अब कोई लड़की अपने घर से भाई या बाप रोज कैसे छोड़ के, और क्या साधन? गरीबी थी। ये दिख रहा था कि इनके पास तो गाड़ियों का मतलब ही नहीं है। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो रोज कैसे जाएगा? तुम जिस एरिया में रहते हो ना बेटा, तुम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। घर से निकलते ही तुम्हें कोई ना कोई ऑटो या कोई बस या ट्रैक्टर या कुछ भी मिल जाता है आने के लिए। कुछ लोग ट्रॉली में भी लटक आते हैं ना सुबह सुबह के टाइम पर। ये चलना भी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब तुम राजस्थान में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा वहां कई कई किलोमीटर तक सब वीरान है। लोग गरीब हैं बेटा, गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम जिस मिट्टी में है ना, यहाँ सब कुछ है। तुम लोगों को अपने गांव से यहाँ आना अगर मुश्किल दिखता है ना, तो तुम कहीं एक दिन अगर राजस्थान या छत्तीसगढ़ घूमाओ तो तुम्हें फील होगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। यहाँ सब कुछ आसपास है। झारखंड, बिहार, बहुत बहुत दिक्कतें हैं बेटा। वो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे तुम लोगों को तो सिर्फ पढ़ाई की मेहनत करनी है, उन लोगों को ये स्ट्रगल भी है कि मुझे एडमिशन बाहर लेना है तो मैं जाऊंगा कैसे, मैं कॉलेज कैसे पढ़ूं। कोई लड़की, नौकरी तो बहुत बात की बात है, उनके लिए पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। तो तुम लोगों के लिए कितना आसान है कि तुम्हारे गाँव के आसपास सब कुछ है। तुम्हें स्कूलिंग, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सब मिल रहा है, अदरवाइज ये मिलता नहीं है। ये सब देखो रंगों से इसलिए बनाया मैंने। हरियाली यहाँ है, पहाड़ यहाँ है, नदियाँ यहाँ हैं। अब इसको मैप में देखो, पेज नंबर 78 पर देखो, इसको नेचुरल दिखाया गया हरियाणा की अवस्थिति। दो नदियां बनी हुई हैं, एक यमुना और एक घग्गर। ऊपर देखो शिवालिक की पहाड़ियां दिखाई गई हैं और नीचे अरावली की पहाड़ियां। अब एक बार परसेंटेज देखना, शिवाली है 1.67 और अरावली है 3.09। यानी कौन से पहाड़ ज्यादा है? ये ध्यान रखना, पुराने पहाड़ ज्यादा हैं, कई सारे जिलों में फैले हैं। दिल्ली तक है अरावली की रिज, जो धौला कुआं का एरिया है ना, ये अरावली की रिज है। गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब अरावली है, मेवात तक। चलो अगले पेज पर आओ, मैप को देखो। ये मैप समझने हैं पहले सिर्फ। अच्छा, इस मैप में ना एक 93.76 कुछ लिखा हुआ है, देखना पिछले मैप में। ये क्या होगा? ये मैदान होगा, जलोढ़ मिट्टी होगी, मैदान। 93.7 लिखा है ना, यहाँ मैदान लिख लो, मैदान। ठीक है, यमुना नदी हमें दिख गई ऊपर। ये मैप क्लियर, ये वाला? तो तुम्हें एक मैप समझ में आ गया, अब स्थिति वाला। अगला मैप देखो। इस मैप में खास बात क्या है? चारों तरफ लाइन लाइन लाइन, ये सीमाएं हैं बेटा। पड़ोसियों को, जैसे हरियाणा क्या है, कुछ एरिया होते हैं जिसके आसपास बहुत ज्यादा पानी होता है। हम लैंड लॉक्ड हैं बेटा, लैंड लॉक्ड समझते हो? चारों तरफ जमीन जमीन जमीन। हरियाणा से ऊपर गए तो पंजाब की जमीन,
हरियाणा के इसके दूसरी तरफ गए तो राजस्थान की ज़मीन, एक तरफ गए तो यूपी की, एक तरफ उत्तराखंड की, हिमाचल। क्या हम सीधे नाव लेके कहीं जा सकते हैं? नहीं, हम नाव लेके कहीं जा नहीं सकते। क्या वेस्ट बंगाल नाव लेके निकल सकता है? और क्या कलकत्ता में से थोड़ी आगे गए, नाव पकड़ी चले गए। हमें कहीं जाना हो नाव में तो फिर हमें तो पूरा एरिया कवर करके बाहर जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम लैंड से लॉक्ड है। हमारा राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा, हम स्थल रुद्ध हैं। पेपर में आ जाएगा ये पॉइंट। हरियाणा कैसा है? स्थल रुद्ध, यानी स्थल से घिरा हुआ, हम पानी से नहीं घिरे। इस मैप में देखो, इसमें सारे दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर देखो पंजाब लिखा है, पंजाब। अभी मैं जिले नहीं पढ़ा रही, सिर्फ देख लो पंजाब ऊपर की तरफ है। तो ये जितनी लाइन है ना, ये पंजाब के जिले टच करते हैं हमें और हमारे इस पट्टी को। नीचे देखो राजस्थान लिखा है। अभी कुछ टिक मत करना, सिर्फ समझना, ये कल समझाऊंगी जिले। राजस्थान की देखो 1262 लिखा है, ये टिक कर लो। ये सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाओ, यूपी लिखा है देखो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके ऊपर देखो उत्तराखंड और हिमाचल। लेकिन एक उत्तराखंड को थोड़ा सा ध्यान से देखो, बस एक ही लाइन निकली है, देखिए। राजस्थान से एक लाइन निकली है कई सारी, और पंजाब से, यूपी से भी कई सारी, लेकिन उस उत्तराखंड से बस एक ही लाइन निकली। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ 11 किलोमीटर की बाउंड्री टच है हमारे साथ। मैप में आधी बार दिखती भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ 11 किलोमीटर, वो भी सिर्फ यमुनानगर ओनली डिस्ट्रिक्ट है ये, बाकी किसी के साथ टच नहीं है। ऊपर देखो हिमाचल, हिमाचल तो टच करता है किस किस को? पंचकुला को, अंबाला को, यमुनानगर। यानी उत्तराखंड हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? उत्तराखंड सिर्फ एक से, यमुनानगर। कितने किलोमीटर की बाउंड्री? 5 जिले हमें टच करते हैं। लेकिन पेपर में अगर 5 ऑप्शन नहीं हुआ तो 4 टिक कर देना। किसको नहीं मानते कई बार? हाँ, उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ किससे टच करता है? 2 यूटी भी टच हैं तुमसे। कौन कौन सी? एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। चंडीगढ़ की किस डायरेक्शन में? हम हैं। और दिल्ली के किस तरफ नहीं है? ईस्ट में। उल्टा है, उसके 3 तरफ पंजाब है, हम ईस्ट में। दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, नोएडा या यूपी ईस्ट में। इसमें लोकेशन देखो, जो ये सोनीपत के नीचे जो खाली जगह है, ये दिल्ली तो है, यहाँ लिख लो दिल्ली। सोनीपत के नीचे दिल्ली, और ऊपर पंचकुला के पास चंडीगढ़ लिख लो। पंचकुला के पास बिल्कुल चंडीगढ़। तो उल्टी डायरेक्शन हो गई ना, वो ईस्ट में टच करता है और ये ईस्ट में यूपी को टच करती है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। यहीं लिख लो यूटी, इसी के पास यूटी, दिल्ली प्लस चंडीगढ़। तो कुल मिला के कितने हो गए? 7। 5 राज्य और 2 यूटी, कुल मिलाकर कितने हुए? 7। कल जिलों के नाम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जिले किस किस राज्य के साथ टच हैं। चलो।